जादू 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 जादू, हाँ बोल रहे हैं जादू, और क्या जादू, बोलो भैया जादू जादू। यार 1848 में जब फ्रेडरिक सॉर्यू चाचा ये 4 पेंटिंग्स बना रहे थे तो उन्होंने नहीं सोचा था कि मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। एंड हाँ, ये वाली जो पेंटिंग है ना, जिसे द पैक्ट बिटवीन द नेशन कहते हैं, ये तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों पता है क्यों? क्योंकि सीबीएसई वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसका मतलब बताओ। तो यार इस वाले पेंटिंग में ना सभी यूरोपियन नेशंस अपना अपना झंडा लेकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनने की तरफ निकल चुके हैं। यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाली मैडम खड़ी हैं सामने, जो कि एक टॉर्च से रास्ता दिखा रही हैं सभी जाने वाले लोगों को। साथ में उनके हाथ में सभी सिटीजन्स के राइट्स भी हैं। और नीचे सामने की तरफ देखोगे तो राजा महाराजा के जो तलवारें होती हैं, जो क्राउन वगैरह हैं, ये सब टूट फूट के गिरे हुए हैं। मतलब कि राजतंत्र से अब इन लोगों को आजादी मिल चुकी है। ऊपर देखोगे तो सारे गॉड्स वगैरह खुशी से उड़ रहे हैं और बीच में जीसस हैं, खुश हो रहे हैं, वो भी हाथ उठाए रखे हैं, साथ में क्रॉस का निशान है एंड फ्रेटर्निटी की लाइट निकल रही है। अरे नहीं समझ में आया ना? इस वीडियो के एंड तक सब समझ में आ जाएगा। तो ये तो रही ये पेंटिंग की बात। अब इसी से होता है तुम्हारा प्यारा सा चैप्टर शुरू। देखो यार, पहले के टाइम पर राजा महाराजा का सिस्टम रहता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था। अब क्या हो गया है? अब राजा का बेटा राजा नहीं बनता है, राजा वही बनता है जो हकदार होता है। हाँ बोल रहे हैं जादू, और क्या जादू, बोलो भैया जादू। ये जो रास्ता है जो इस वर्ल्ड ने ट्रैवल किया है, उसकी शुरुआत इस चैप्टर से होती है कि आखिर कैसे राजतंत्र से आजादी मिल गई और हम लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की तरफ बढ़ गए। अब ये वाला चैप्टर ना यूरोप पे फोकस करता है। नेशनलिज्म इन यूरोप नाम ही है चैप्टर का। तो मतलब यूरोपियन कंट्रीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए यूरोप में, कैसे राजा रानी हारे, कैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक शुरू हुआ, कैसे लोगों ने नेशनलिज्म के लिए स्ट्रगल किया, कैसे नेशन स्टेट्स आए। ये एक और अंग्रेजी का नया शब्द है नेशन स्टेट, उसको भी हम लोग समझेंगे। और कुल मिला के समझेंगे कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे राइज हुआ। सो हाय एवरीवन, तुम लोग देख रहे हो एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को देखते रहो, क्योंकि बेस्ट कंटेंट क्लास 10 का तुम लोग को यही मिलना है भाई। हाँ बोल रहे हैं जादू, और क्या जादू। देखो यार, यूरोप में एक देश है जिसका नाम है फ्रांस। तुम लोग को पता ही होगा। फ्रांस यार यूरोप में काफी बड़ी इंपॉर्टेंस रखता था। ड्यूक मेटरनिक कहते हैं, ड्यूक मेटरनिक एक इंसान का नाम है, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो वो कहते हैं कि जब फ्रांस छींकता था ना तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता था। मतलब फ्रांस में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर पूरा यूरोप में पड़ना है। अब 1789 में फ्रांस में रेवोल्यूशन हो गया। पिछले क्लास में पढ़ के आए हो? नहीं पढ़े थे? चलो कोई बात नहीं। इतना तो याद है ना कि 1789 से पहले राजा का रूल था। नाइस, बस इतना ही चाहिए। बाकी का मैं बता देता हूँ। फ्रांस में जब रेवोल्यूशन हो जाता है तो उसके बाद काफी सारे चेंजेस होते हैं। जैसे कि जो पावर रहती है वो मोनार्की से हटके कॉमन पीपल तक चली जाती है। फ्रेंच लैंग्वेज को देश की एक नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाता है। नया नेशनल एंथम कंपोज होता है। ओथ्स दिलवाए जाते हैं। स्टेट जनरल्स के इलेक्शंस होने लग जाते हैं और उनको नेशनल असेंबली कहा जाने लग जाता है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज इन सबको एबॉलिश कर दिया जाता है और एक नया ट्राई कलर फ्लैग फ्रांस के लिए चूज किया जाता है वहां के लोगों के द्वारा। तो ये सारे चेंजेस होते हैं फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद में। इसके साथ में जो फ्रांस था ना, वहां के जो लोग थे वो एक आर्मी, एक क्लब, एक ग्रुप बनाकर यूरोप की तरफ निकल लेते हैं कि भैया देखो, हम तो आजादी ले चुके हैं राजा रानी से, अब हम लोग बाकी यूरोपियन कंट्रीज, अपने आजू बाजू की कंट्रीज को भी आजाद करवाएंगे। हम लोग बताएंगे कि हमने फ्रांस में क्या क्या किया और वो तुम भी करो। तो फ्रेंच आर्मीज निकल जाती हैं आसपास के कंट्रीज की तरफ। इतना समझ गए? बस अब यार समझ में आ गया। तुम तो यार काफी स्मार्ट निकले, बहुत सही। अब चलो आगे चलते हैं। अब यार कहानी अपनी चल रही थी एकदम लवी डवी टाइप से, लेकिन 1799 में आ जाते हैं अपने नेपोलियन अंकल, जिनका पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। रेवोल्यूशनरी लीडर थे। ये माटी के लाल थे,
आर्मी में पहले काम कर चुके थे और किसी राजशाही परिवार से नहीं आते थे। इन्होंने जब सत्ता संभाली तो 1804 में इन्होंने एक बहुत ही बड़ा फंडामेंटल चेंज किया। बोले तो यार एकदम बर्बाद कर दिया राजशाही को। इसको हम लोग नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं। अब नेपोलियनिक कोड की स्पेलिंग याद कर लीजिए, वरना टीचर इज्जत का कचड़ा कर देते हैं अगर तुम्हें नेपोलियन की स्पेलिंग ही नहीं याद है। What is love? Baby, don't hurt me no more. मैंने क्लास 10 के पहले एग्जाम में नेपालियन लिख दिया था, तो फिर वही मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है और क्या। खैर, मूविंग ऑन द टॉपिक। अब नेपोलियनिक कोड में था क्या? तो पहला पॉइंट ये था कि इन्होंने इक्वेलिटी बिफोर लॉ लाया। मतलब कि भाई तुम चाहे राजा के बेटे हो चाहे तुम काम करने वाले के बेटे हो, कानून के सामने सब बराबर रहेंगे। दूसरा चीज इन्होंने क्या किया? सिक्योर्ड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम अब जमीनें खरीद सकते हो, वो तुम्हारी रहेगी, राजा रानी तुमसे छीन नहीं लेंगे। थर्ड, एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है भैया? तो यार पहले के टाइम पर ये राजा रानी नोबिलिटी को फ्यूडल लॉर्ड्स कहा जाता था। ये लोग एक सिस्टम यूज करते थे जिसमें जो जनता होती है, साधारण जनता, वो काम करती थी और उन्हें मुफ्त में प्रॉफिट बना बना कर देती थी और वो लोग राज करते थे। इस सिस्टम को नेपोलियन ने खत्म कर दिया। क्यों किसी को बचपन से ही ऐसा अधिकार मिले कि वो लोगों पर राज करे, बिना कुछ काम किए उसको क्यों पैसा मिल रहा है? इसी के साथ अपना नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, ये एबॉलिश्ड प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। बचपन से ही किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना है अब। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव किया गया। वेट्स एंड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज्ड किया गया। मतलब कि 1 kg फ्रांस के हर एक जगह पर एक ही वेट का रहेगा। समझ रहे हो? 1 मीटर हर जगह पर एक ही मीटर का रहेगा। वरना पहले ये राजा लोग पता है क्या करते थे? अपने पाँव की जो लेंथ रहती है उसी से 1 फुट बना लेते थे कि भाई मेरे राज में तो 1 फुट इतना ही होगा जितना मेरा पाँव है। हाँ बोल रहे हैं जादू, और क्या जादू। जहां राजा बदले वहां फुट का मेजरमेंट बदल गया। इसी वजह से लोग ट्रेड नहीं कर पाते थे कि भैया आप कहाँ राजा के पैर नापते फिरे। खैर, नेपोलियन ने इन सब चोचलों को हटाकर स्टैंडर्ड वेट और मेजर्स लाए। साथ में कॉमन करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी कि हर जगह पर पैसा सेम चलेगा। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए गए, ट्रेड बैरियर्स हटा दिए गए। सो ये सारे काम सिविल कोड में हुए, सिविल कोड ऑफ 1804। इसको याद कर लेना, 3 नंबर के लिए एग्जाम में ये पक्का आ जाना है। CBSE के हेडक्वार्टर में पियून भैया ने मुझे ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब यार ये नेपोलियनिक कोड इतना रेवोल्यूशनरी था कि यार जनता पागल हो गई, लोग फैन बन गए एकदम। मतलब कि नेपोलियन यार क्रश बन गया, नेशनल क्रश बन गया। लोग को इतना पसंद आने लग गया ये कि लोग उसे जेन्युइन सपोर्ट देने लग गए। लोगों को लगा यही तो है अवतार जो हमारी जिंदगी को बदलेगा। आसपास की कंट्री में जब नेपोलियन आर्मीज जाती थी तो उनका स्वागत होता था कि यार ये आ गए हैं, नेपोलियन साहब आ गए हैं, तो हमारा ये जो मोनार्की वाला सिस्टम है वो चला जाएगा, हमारी लाइफ बेहतर हो जाएगी। और ऐसा हो भी रहा था। नेपोलियन जहां जहां जा रहा था उस जगह को कैप्चर करके अपनी टेरिटरी बना ले रहा था और लोगों को मोनार्की से राहत दे दे रहा था। लेकिन कुछ समय बाद लोगों को सच्चाई दिखने लग गई पारो। वक्त ने किया कुछ हसीन सितम और लोगों को नेपोलियन बुरा लगने लग गया। लोगों ने 10 रुपए के नोट पे नेपोलियन बेवफा है लिखना शुरू कर दिया। अब ऐसा क्यों हुआ ये देख लेते हैं। तो ड्रॉबैक्स ऑफ नेपोलियनिक कोड ये दिमाग में बैठाओ। पहला, लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। लोगों के पास आजादी नहीं थी नेपोलियन के खिलाफ कुछ कहने की। नेपोलियन का विरोध करना तो भैया मौत को दावत देना हो गया था उस टाइम पर। नेपोलियन ने अपने सभी विरोधियों को मरवा दिया था। सो पहला ड्रॉबैक होगा लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम। दूसरा यार, सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। मतलब कि कोई भी न्यूज़पेपर में नेपोलियन के खिलाफ कुछ भी ऐसे तैसे नहीं लिख सकता है। सारे न्यूज़पेपर, सारे पोस्टर्स पहले एक बार देखे जाते थे कि इसमें नेपोलियन के खिलाफ तो कुछ नहीं है। अगर कोई खिलाफ लिखता था तो उस रिपोर्टर को मरवा दिया जाता था और उस प्रिंटिंग हाउस को बंद करवा दिया जाता था। थर्ड, जो टैक्सेस थे वो बढ़ाने लग गया था नेपोलियन। क्यों? क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे आसपास की टेरिटरीज को काबू में रखने के लिए, आसपास की टेरिटरीज में हमला करने के लिए। इसी वजह से उसने अपने देशवासियों पर काफी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। और फोर्थ पॉइंट, फोर्स रिक्रूटमेंट इनटू द फ्रेंच आर्मीज। लोगों को जबरदस्ती जबरन यार भर्ती करवाने लग गया नेपोलियन फ्रेंच आर्मीज में, जिससे कि उसके पास लोग आए और वो आसपास की टेरिटरीज पर कब्जा कर पाए। अब ये सारे काम जैसे ही धीरे धीरे लोगों के सामने आने लग गए
तो लोगों ने तो सोचा यार नेपोलियन उतना भी तो सही नहीं है, और लोग नेपोलियन बेवफा है के नारे लगाने लग गए। अब यार ये तो रही नेपोलियन और फ्रांस की बातें, लेकिन हम लोग नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग को पूरा देखना पड़ेगा कि उस टाइम पर क्या हो रहा था पूरे यूरोप में, ना कि सिर्फ फ्रांस में। तो चलो हम लोग देखते हैं सेकंड टॉपिक, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कहानी शुरू होती है मिड 18th सेंचुरी से, मतलब कि अराउंड 1750s का टाइम, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह कुछ नहीं हुआ था। उस टाइम पर यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। अब यार भैया नेशन स्टेट क्या होता है ये बता दो। तो यार नेशन स्टेट एक ऐसी जगह होती है जहां पर लोग एक कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं, कॉमन कल्चर को फॉलो करते हैं और एक कॉमन आइडेंटिटी रखते हैं। मतलब कि तुम और मैं कैसे रिलेटेड हैं, क्योंकि हम सब इंडियन हैं। क्यों? क्योंकि हमारे स्ट्रगल्स कॉमन रहे हैं, हमारे भी पूर्वजों ने आज़ादी के लिए आंदोलन किया है, हम लोग एक जैसी लैंग्वेज बोलते हैं। यही सारी चीज़ें, यही सारी सिमिलैरिटीज तो हैं जिनकी वजह से हम लोग एक नेशन में हैं। मतलब कि जहाँ पर लोग एक दूसरे से कनेक्शन फील करते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेटेड फील करते हैं, उसे हम लोग नेशन स्टेट कहते हैं। अब यूरोप में ऐसा कुछ नहीं था, बस राजा रानी थे और वही लोग राज करते थे। लोग तो बस राजा रानी को फॉलो करते थे, उनके आदेशों को मानते थे, कोई कंट्री जैसा भाव नहीं था। आजकल के टाइम पर जैसे इंडिया है और जैसे बाकी कंट्रीज हैं, वो सब नेशन स्टेट हैं। यहाँ पर हम लोग आपस में एक कॉमन आइडेंटिटी नहीं रखते हैं कि हाँ हम लोग इंडियन हैं, हम लोग एक जैसी लैंग्वेज नहीं बोलते, हम लोग का एक जैसा कल्चर नहीं है, हम लोगों के एक जैसे स्ट्रगल्स नहीं रहे हैं। पहले के टाइम पे यूरोप में ऐसा कुछ नहीं था। अब यार ऐसा सिस्टम चले आ रहा था, राजा लोग राज कर रहे थे और गरीब लोग काम कर रहे थे। राजाओं को अंग्रेजी के चमत्कार दिखा के एरिस्टोक्रेट्स कहा जाता है और काम करने वाले लोगों को पीजेंट्स कहा जाता है। एरिस्टोक्रेट्स जो थे, राजा रानी जो थे, वो पॉपुलेशन में बहुत ही कम थे, लेकिन पैसे और पावर के मामले में बहुत ही पावरफुल थे। ये राजा वगैरह लोग आपस में ही शादी ब्याह करते थे और किसी भी नए गरीब मेंबर की एंट्री नहीं होने देते थे। ये लोग फ्रेंच बोलते थे क्योंकि फ्रेंच के लोग काफी क्लासी लैंग्वेज मांगते थे, अमीरों की लैंग्वेज मानते थे। और इन सब की जो वे ऑफ लिविंग रहती थी, जो लाइफस्टाइल रहती थी, वो काफी अमीरों वाली रहती थी और सबकी एक जैसी रहती थी। तो ये तो हो गए अमीर लोग, एरिस्टोक्रेट्स। अब आते हैं गरीबों को, देखते हैं कि वो लोग कैसे रहते थे। तो पीजेंट्स जो थे वो मैक्सिमम पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट करते थे, गरीब लोग, पर पावरफुल नहीं थे। इनके पास ना ज्यादा जमीनें थी और काफी तो लैंडलेस भी थे। अब यार मिड 18th सेंचुरी में ना एक नए टाइप के लोग धीरे धीरे सोसाइटी में आने लग गए, जो कि थे मिडिल क्लास। मतलब ये भैया ना ज्यादा गरीब हैं, ये ना ज्यादा अमीर हैं। इन्होंने पैसे तो कमाए लेकिन अमीरों ने इनको अपने क्लास में एंट्री नहीं दी। इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोफेशनल्स जैसे लॉयर, डॉक्टर, ये सब। अब यार मिडिल क्लास ना सोचती थी, वो लोग सोच रहे थे कि आखिर ये जो राजा रानी लोग हैं, ये लोग ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो इन्हें सारी सुविधाएं मिल रही हैं। ये लोग चाहते थे कि ये राजा रानी का सिस्टम हटे और एक नेशन स्टेट आए जहां पर सभी लोग एक कल्चर फॉलो करें, एक ट्रेडिशन फॉलो करें, एक लैंग्वेज फॉलो करें। ये लोग लिबरल नेशनलिज्म, जिसे शॉर्ट भाषा में लिबरलिज्म कहा जाता है, इसे प्रमोट करते थे। अब लिबरलिज्म क्या होता है भैया? तो देखो यार, लिबरलिज्म या फिर लिबरल नेशनलिज्म होता है एक नई टाइप की विचारधारा जिसमें एरिस्टोक्रेसी को खत्म कर दिया जाए। जो गवर्नमेंट बने वो लोगों की बने, लोग अपने गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन को चूज करें, सभी लोगों को आज़ादी मिले, इक्वालिटी बिफोर लॉ मिले और ये प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ हटा दिए जाएं। इन्हीं सोच को हम लोग लिबरल नेशनलिज्म कहते हैं और ये उस टाइम पर प्रमोट कर रहे थे मिडिल क्लास लोग। लेकिन यार इसमें एक दिक्कत थी कि ये मिडिल क्लास लोग विमेंस के वोटिंग राइट्स के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि विमेंस भी वोट दें और साथ साथ में ये लोग सिर्फ उन्हीं मेंस को सपोर्ट करते थे जिनके पास प्रॉपर्टी है। तो उस टाइम पर विमेन और जो मैन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब फ्रांस में ना यार उस टाइम पर एक और बड़ी दिक्कत चल रही थी कि वहां पर जो टैक्स बैरियर्स थे वो काफी यार बढ़ चुके थे। मतलब तुम्हें अगर एक जगह से दूसरे जगह, मान लो कि तुम्हें मुंबई से दिल्ली कोई सामान पहुंचाना है, तो हर एक स्टेट में उनसे टैक्सेस लिए जाते थे और वो भी 5-5% का। तो जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनका तो कोई बेनिफिट ही नहीं होता था, बल्कि लॉस में जा रहे थे वो लोग। साथ साथ में वहां पर उस टाइम पर यूरोप में 30 करेंसीज थी, तो हर जगह जाओ करेंसी चेंज करवाओ, पैसे नहीं चल रहे हैं, ये सारी समस्या आ रही थी।
तो क्या हुआ, 1834 में एक कस्टम यूनियन फॉर्म किया गया, ज़ोल्वेरिन। अब ये वोल्वेरिन का छोटा भाई नहीं है, ये एक यूनियन है, एक कस्टम यूनियन है जो कि प्रशिया ने शुरू किया, फिर बाद में बाकी जर्मन स्टेट्स ने भी इसे अडॉप्ट कर लिया। इसमें क्या हुआ कि जो कस्टम बैरियर्स थे, जो टैरिफ बैरियर्स थे, उन्हें हटा दिया गया। अब लोग फ्रीली ट्रेड वगैरह कर पा रहे थे। साथ में जो नंबर ऑफ करेंसीज थी उन्हें 30 से हटा के सिर्फ 2 रखा गया, और रेलवेज वगैरह को प्रमोट किया गया जिससे कि जो ट्रेडिंग है वो आसानी से हो पाए। ये सब तो चल रहा था मिड 18 सेंचुरीज में कि न्यू मिडिल क्लास आ रही थी और वो लिबरल नेशनलिज्म को सपोर्ट कर रही थी। साथ साथ में ये कस्टम यूनियन भी बन रहा था जिसका नाम था ज़ोल्वेरिन। इतनी बात दिमाग में बैठा लो क्योंकि एग्जाम में 3 नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। अब यार ये तो थी 1750s के अराउंड की बातें। धीरे धीरे करके ये जो लिबरल नेशनलिज्म है ये धीरे धीरे बढ़ने लग गया और मिडिल क्लास वाले यार अपने जोश में आ गए कि आप तो रेवोल्यूशन करवा के रहेंगे। और धीरे धीरे करके फिर 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हो गया। 1799 में अपने नेपोलियन चाचा नए एम्परर बन गए। चांदी हो गई थी लिबरल नेशनलिज्म वाले लोगों की। राजा रानी वाला सिस्टम हट गया था और नया सिस्टम आ गया था। लेकिन यार एक दिक्कत हो जाती है। 1815 में 4 देश प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये चारों देश मिलकर वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को मार देते हैं। ये तो पता ही है तुम्हें कि ये चारों देश यूरोप के हैं और चारों देशों में राजा रानी वाला सिस्टम चलता था और नेपोलियन था अपना माटी का लाल। तो उन्हें इस बात से दिक्कत थी कि ये नई टाइप की सोच, ये जो नया लिबरलिज्म चल रहा है, ये जो नया नेपोलियन वाला राज चल रहा है, वो ये बढ़ क्यों रहा है। वो चाहते थे कि कंजर्वेटिज्म आए। अब कंजर्वेटिज्म क्या होता है? कंजर्वेटिज्म मतलब कि जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो, चेंज मत करो। राजा रानी वाला सिस्टम अगर चल रहा है तो उसे चलने दो, फालतू में क्या रेवोल्यूशन वगैरह करना। तो ये जो 4 कंट्रीज थी, प्रैब कंट्रीज थी, वो कंजर्वेटिज्म को सपोर्ट करती थी क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पे ऑलरेडी राजा रानी वाले सिस्टम थे ही। तो उन्होंने 1815 में वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को हरा दिया और चारों देशों ने मिलकर जीतने के बाद एक ट्रीटी साइन की जिसे हम लोग ट्रीटी ऑफ वियना के नाम से जानते हैं। इसे होस्ट किया था ड्यूक मेटरनिक ने, जिनके बारे में अभी मैंने बताया नहीं कि जब फ्रांस छींकता है तो सबको जुकाम हो जाता है, सारे यूरोपियन कंट्रीज को। वही होस्ट कर रहे थे इस मीटिंग को। और यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी चीजें की गई। सबसे पहले तो बर्बन बिस्किट डायनेस्टी को दोबारा रिस्टोर कर दिया गया फ्रांस में। नेपोलियन ने हटा दिया था ना, अब वापस ले आया गया। फ्रांस की जितनी भी बाउंड्रीज थी जो नेपोलियन ने एक्सपैंड की थी उसको वापस कैप्चर कर लिया गया और उस फ्रांस की बाउंड्री को लिमिट कर दिया गया। प्रशिया ने अपनी टेरिटरीज ले ली फ्रांस के कोने से। ऑस्ट्रिया ने भी अपना हिस्सा कब्जा कर लिया फ्रांस के टुकड़े से। मतलब नेपोलियन ने जो जो चेंजेस किए थे वो सारे रिस्टोर कर दिए गए। उन सभी चीजों को वापस से पहले जैसा कर दिया गया। सिर्फ और सिर्फ एक चीज नहीं बदली कि कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट जो कि नेपोलियन ने बनाया था उसे वैसा ही छोड़ दिया गया क्योंकि वो कंजर्वेटिज्म का ही सपोर्ट कर रहा था। तो कुल मिलाकर 1815 में राजा रानी वाला जो सिस्टम था वो फिर रिस्टोर हो गया और जो कंजर्वेटिव सिस्टम था वो फिर से लागू हो गया पूरे यूरोप में। अब यार ये जो लिबरल नेशनलिज्म वाले लोग थे ना, वो बेचारे डर गए। वो सोचे अब तो अंडरग्राउंड होने का समय हो गया क्योंकि कंजर्वेटिज्म वाले राजा रानी का सिस्टम फिर से आ गया है। अब अगर हम लोग ऐसे उछल कूद करेंगे तो वो लोग मरवा देंगे। इसी वजह से जो लिबरल नेशनलिज्म है वो अंडरग्राउंड हो गया। वो लोग छुप गए और उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बना ली, सीक्रेट ग्रुप्स बना लिए जहाँ पे वो लोग डिस्कशन करते थे, जिसमें वो लोग राजा रानी वाले सिस्टम को कैसे हराए इस पे बात करते थे। ग्यूसेपी मैज़िनी जो कि एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, यंग इटली मर्सलेज में और यंग यूरोप बर्ने में। वो चाहते थे कि इटली एक यूनाइटेड नेशन की तरह सामने आए, इटली का यूनिफिकेशन हो। ये इटली के थे, इसी वजह से चाहते थे कि इटली भी एक नेशन स्टेट बने, एक यूनिफाइड नेशन के रूप में सामने आए। अब यार इनके जैसे ना काफी लोग ऐसे सीक्रेट सोसाइटीज बना रहे थे और छुप छुप के ऐसे रेवोल्यूशन की बातें करते थे। अब इतने सारे लोग, एजुकेटेड लोग अगर बातें करेंगे तो क्या होगा? रेवोल्यूशंस होंगे। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। 1830 से 1848 ये एक ऐसा समय था जब रेवोल्यूशंस होने लग गए थे।
इसमें हम लोग को यार 2-3 चुटपुटिया रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, तो ज्यादा लोड मत लो, आराम से धीरे धीरे दिमाग में बैठा लो एक एक रेवोल्यूशन, ठीक है। तो पहले तो 2 अपने मेन रेवोल्यूशन आते हैं, जुलाई रेवोल्यूशन और एक ग्रीक रेवोल्यूशन। अब जुलाई रेवोल्यूशन में क्या होता है कि जो बर्बन बिस्किट डायनेस्टी दोबारा से रिस्टोर की गई थी वियना ट्रीटी के हिसाब से 1815 में, अब उसको हटा दिया जाता है, उस राजा को हटा दिया जाता है। बर्बन बिस्कुट डायनेस्टी अब फाइनली ओवर हो जाती है। लिबरल्स मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश करते हैं और राजा बनाते हैं लुइस फिलिप को। इसी के साथ में बेल्जियम, जो कि पहले यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड के अंदर आता था, अब वो भी आज़ाद हो जाता है और इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है, या फिर एनसीईआरटी के भाषा में कहे तो इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बन जाता है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन होता है जो कि है ग्रीक रेवोल्यूशन। यार पहले ग्रीस ना ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था। 1821 में जो ग्रीक लोग थे उन्होंने ऑटोमन एम्पायर से आज़ादी के लिए रेवोल्यूशन करना शुरू किया, लेकिन वो लोग उतने पावरफुल नहीं थे, तो आसपास की यूरोपियन कंट्रीज ने भी उसे सपोर्ट किया। साथ साथ में वहाँ के जो राइटर्स थे, पोइट्स थे, पेंटर्स थे, उन्होंने भी उस मूवमेंट को सपोर्ट किया, लोगों को बताया कि उन्हें आज़ाद होना चाहिए। धीरे धीरे ये माहौल गर्म हुआ और 1832 में फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनो हर बार ये गलत हो जाता है यार। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, गलती तुम भी ना करियो, एक बार 2 बार इसको पढ़ लो अच्छे से, एग्जाम में नहीं तो क्लास में तो याद रहेगा, तो थोड़ा इज्जत बच जाएगी। सो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट घोषित कर दिया गया, ऑटोमन एम्पायर से उसको छुटकारा मिल गया। तो ये तो था भैया अपना ग्रीक रेवोल्यूशन। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि बताओ किस ट्रीटी से ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बना था, तो उसका आंसर होगा ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिन। कॉन्स्टेंटिनोपल। अब यार कितने गजब गजब रेवोल्यूशन हो रहे हैं ना। अब देख रहे हो विनोद, कितने सारे लोग रेवोल्यूशन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि सबके अंदर फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जाग चुकी है। लोग चाह रहे हैं कि अब हम लोग एक प्रॉपर नेशन स्टेट बने, जो हमारे जैसे लोग हैं वो सब एक कंट्री बनाएं। और ये वाली फीलिंग इतनी अचानक से कैसे बढ़ गई? बिकॉज ऑफ रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। क्या कहा भैया? रोमांटिक इमेजिनेशन। तुझे देखा तो ये जाना सनम। तो चलो अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, रोमांटिक इमेजिनेशन। अब यार वो शाहरुख खान वाला रोमांटिक इसमें नहीं है कुछ। इसमें हम लोग बेसिकली एक कल्चरल मूवमेंट करते हैं जिससे कि नेशनल सेंटिमेंट डेवलप हो लोगों के अंदर। जैसे कि तुम नेशनल एंथम गाते हो, वो क्या है? एक तरीके से वो नेशनलिज्म की भावना ही तो तुम्हारे अंदर बढ़ा रहा है। पहले के टाइम पर ऐसा कुछ नहीं होता था। इसी वजह से जो राइटर्स थे, जो पेंटर्स थे, उन्होंने कहा चलो हम लोग इस काम को करें कि सबसे पहले लोगों को कुछ गाने बना कर दें, कुछ स्टोरीज बना कर दें, कोई पेंटिंग्स बना कर दें, जिससे कि लोगों के अंदर ये सिमिलर आइडेंटिटी वाली फीलिंग बढ़े, नेशनलिज्म की भावना बढ़े। इसे ही हम लोग रोमांटिसिज्म कहते हैं। कई सारे रोमांटिक राइटर्स, पेंटर्स ने इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। ऐसे ही एक रोमांटिक जर्मन फिलोसोफर थे जोहान गॉटफ्राइड। इनके नाम की स्पेलिंग सिंपल है, जोहान गॉटफ्राइड। इन्होंने कहा कि जो रियल कल्चर है किसी भी जगह का, वो वहां के लोगों से आता है। उसे उन्होंने दास वोक कहा और कहा कि एक कल्चर ही देश की एक असली फीलिंग होती है, एक असली स्पिरिट होती है, जिससे नेशनलिज्म की भावना बढ़ती है। अब यार इन्हीं के जैसे कई सारे राइटर्स थे जो ये पोएट्री, पेंटिंग्स वगैरह से नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ा रहे थे। अब चलो इसका रिजल्ट देख लेते हैं कि आखिर इसका लोगों पर प्रभाव क्या पड़ रहा था। तो यार पोलैंड एक जगह है रशिया के बगल में। रशिया वालों ने पोलैंड पर कब्जा कर रखा था और पोलैंड में पॉलिश लैंग्वेज बोली जाती थी। लेकिन क्योंकि रशिया ने कब्जा कर लिया था तो रशिया ने कहा कि नहीं, अब पॉलिश लैंग्वेज छोड़ो, अब तुम रशियन बोलोगे, रशियन। पोलैंड के लोगों ने कहा अरे ऐसा कैसे, हमारी लैंग्वेज है, हमें अपने लैंग्वेज से प्यार है, और उन्होंने विद्रोह कर दिया 1831 में। भले ही बाद में बेचारे हार गए और कई प्रीस्ट को जेल भिजवा दिया गया, कुछ प्रीस्ट को साइबेरिया में मरने के लिए छोड़ दिया गया,
लेकिन फिर भी रेवोल्यूशन तो किया ना उन्होंने अपने लैंग्वेज के लिए स्टैंड तो लिया। तो ये हम लोग को दिखा रहा है कि उस टाइम पर कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था इस रोमांटिक फीलिंग का लोगों पर। अब यार ये सारी फीलिंग तो बढ़ रही थी, अब हम लोग समझ लेते हैं कि वहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी यूरोप की। तो देखिए यार, यूरोप में अचानक से पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई थी तेज़ी से। इसी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था। इसी वजह से गांव के जो लोग थे वो शहरों में जाने लग गए थे काम की तलाश में, पैसों की तलाश में, और शहरों में स्लम्स बनने लग गए थे और वहां पर शहरों की स्थिति भी थोड़ी खराब होने लग गई थी। फूड के प्राइसेस बढ़ गए थे। ये सब देखते हुए फ्रांस के लोगों ने रिवोल्ट करके नेशनल असेंबली पर कब्जा कर लिया और ये सब देख के लुइस फिलिप डर के मारे भाग गए और फ्रांस रिपब्लिक घोषित कर दिया गया 1848 में। हाँ बोल रहे हैं जादू, और क्या जादू, बोलो भैया जादू जादू। रिपब्लिक होने के बाद क्या क्या चेंजेस लाए गए कि जो वोटिंग राइट्स थे वो सभी मेल्स, 21 साल से ऊपर के सभी मेल्स को दे दिया गया, भले ही उनके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो। बस एक एक्सेप्शन ये है कि विमेंस को अभी भी वोटिंग राइट नहीं दिया गया। साथ साथ में लोगों को काम करने का अधिकार दिया गया, राइट टू वर्क दिया गया और ये गारंटी किया गया कि सब लोग काम कर पाएं। सो ये दो चेंजेस हुए 1848 के रिवोल्ट में। ऐसे ही नेशनलिज्म की फीलिंग से प्रभावित होकर 1845 में सिलेसिया रिवोल्ट भी हुआ था। ये छोटा सा रिवोल्ट है, बस दिमाग में बैठा लो कि कुछ वीवर्स थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था एक कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ क्योंकि वो उन्हें उतने पैसे नहीं दे रहा था। वो कॉन्ट्रैक्टर पास के गांव में छुपने गया, लेकिन हर जगह नेशनलिज्म की फीलिंग थी, इसी वजह से उसको हटा दिया गया, भगा दिया गया वहां से भी। तो फिर वो आर्मी की शरण में गया और फिर आर्मी वालों ने लड़ाई करके 11 वीवर्स को मार डाला। ये छोटा सा सिलेसिया रिवोल्ट था, इसको अपने दिमाग में बैठा लो। 1845 में हुआ था, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्या पता किसी जन्म के पाप के वजह से क्वेश्चन आ जाए, उतना आता नहीं है। अब यार ये साधारण जनता इतना रिवोल्ट कर रही है तो अपने लिबरल लोग भी तो रिवोल्ट करेंगे, अपने न्यू मिडिल क्लास वाले लोग भी तो रिवोल्ट करेंगे। तो 1848 में एक रिवोल्ट करते हैं न्यू मिडिल क्लास, किसके लिए? नेशन स्टेट बनाने के लिए। वो लोग चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन आए, फ्रीडम ऑफ प्रेस आए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आए। तो इन सब के लिए उन्होंने रिवोल्ट की तैयारी की 1848 में। अब यार जो जर्मन रीजन है ना, पहले जर्मनी कंट्री नहीं हुआ करती थी, जर्मन रीजन हुआ करता था, मतलब कि अलग अलग छोटे छोटे रीजन में बटा हुआ था उस टाइम पर। अब यार लिबरल्स लोग जर्मन रीजन में गए और 831 मिडिल क्लास मेंबर्स मिलकर अपने आप को ऑल जर्मन नेशनल असेंबली घोषित कर दिए। उन्होंने कहा देखो हम लोग तो यार कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, जैसे फ्रांस में बना वैसे हम लोग भी बनाएंगे एक अच्छा वाला कॉन्स्टिट्यूशन। और 18 मई 1848 में ये लोग फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट गए। एंड वो कोई पार्लियामेंट नहीं था बल्कि वो सेंट पॉल चर्च था। राजा रानी वाले सिस्टम में कहाँ ही पार्लियामेंट होगा, इसी वजह से वो लोग फ्रैंकफर्ट सेंट पॉल चर्च गए, उसे उन्होंने पार्लियामेंट बताया और 1831 मेंबर्स ने मिलकर फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया और लेकर चले गए राजा साहब के पास में। राजा कौन? राजा थे प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विलियम IV। उनके पास ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन लेके गए। राजा ने भाई देखा और बोला कि भैया तुम एक बात बताओ, तुम 831 लोग हो, तुम्हारी बात क्यों मानूं मैं, क्यों अपनी पावर्स को मैं खत्म करवा दूं इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करके। तो लिबरल्स लोगों ने कहा कि हमारे साथ पूरी जनता का सपोर्ट है, मेजॉरिटी का सपोर्ट है। फिर फ्रेडरिक ने थोड़ी सांस ली, चाय की एक घूंट लगाई और बोला कि बाबू तुम पहले पीछे देखो कि कितने लोग तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने पीछे देखा तो पता चला कोई है ही नहीं, सिर्फ 831 लोग ही हैं। क्योंकि उस टाइम तक जितने भी पीजेंट्स थे, जितने भी वर्कर्स थे, जो गरीब लोग थे, वो मिडिल क्लास लिबरल्स का साथ छोड़ चुके थे। अब पूछो क्यों? क्योंकि ये जो मिडिल क्लास लोग थे ना, ये सब बिजनेसमैन थे, पैसे वाले लोग थे। इसी वजह से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में पीजेंट्स और वर्कर्स के लिए कोई कानून वगैरह अच्छा सा बनाया ही नहीं, उनकी बातें उठाई ही नहीं। तो अब कोई क्यों फालतू में सपोर्ट करेगा? और पीजेंट्स और वर्कर्स क्योंकि मेजॉरिटी में थे, अब अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये नए मिडिल क्लास लोग जो नए नए अमीर बने हैं वो कहाँ ही रेवोल्यूशन को रन करवा पाएंगे। इसी वजह से फ्रेडरिक विलियम IV ने अपने लोगों को बुलाया और अच्छे से पिटाई लगवाई इन लोगों को और रफा दफा करवा दिया और यहीं पर हो जाता है ये रेवोल्यूशन एंड। समझ में आ गया? ग्रेट। अगर एग्जाम में लिबरल रेवोल्यूशन के बारे में कुछ आए तो समझ जाना ये सेंट पॉल फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की बात हो रही है। अब यार ये सारी चीजें जब हो रही थी ना,
तो धीरे धीरे ये जो राजा लोग थे इन लोगों को पता चल गया था कि देखो यार मिडिल क्लास वाले ये लोग शांत तो बैठेंगे नहीं, कुछ ना कुछ ये लोग करते रहेंगे। इसी वजह से आगे चल के जो एम्परर्स थे उन्होंने कुछ मांगे लोगों की माननी शुरू कर दी, जैसे कि ये जो बॉन्डेड और सर्फडम लेबर्स थे उसे एबॉलिश कर दिया गया, जिसे हम लोग एक तरीके से स्लेव्स कह सकते हैं। साथ में हंगेरियंस को उनकी आइडेंटिटी दे दी गई, उन्हें कहा गया कि वो एक नेशन स्टेट हैं। तो यार ये सब छोटे मोटे काम हुए, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो अब शुरू होता है, जर्मन यूनिफिकेशन, इटली यूनिफिकेशन और स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। इन तीनों में से एक यूनिफिकेशन हर साल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, और लिख के ले लो तुम्हारे प्री बोर्ड्स में तो ये तीनों यूनिफिकेशन आएंगे ही आएंगे। तो दिमाग में इन तीनों को बैठा लो। इजी भाषा में बताता हूं कि आखिर क्या हो रहा था उस टाइम पे। अब चलो यार देखते हैं जर्मन यूनिफिकेशन। ठीक है, कुर्सी की पेटी बांध लो ध्यान से, अगर समझ जाओगे तो पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्रिस्टल क्लियर हो जाना है। ठीक है, हाँ बोल रहे हैं जादू, और का जादू। बोलो भैया जादू जादू। सबसे इजी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं मैं। तो यार पहले का जो जर्मनी था ना वो टुकड़ों में डिवाइडेड था। जर्मन रीजन उसे कहा जाता था, कोई एक कंट्री एक नेशन तो था नहीं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से समझो कि जैसे तुम्हारे क्लास में कोई टीचर नहीं रहता है तो कैसे सब लोग 2 4 10 10 के ग्रुप बनाकर इधर उधर कोई कोई बेंच पे डेरा डाल लेते हो, अलग अलग हो जाते हो ना, और चिड़िया उड़ घोड़ा उड़ ये सब खेलने लगते हो। अब भले ही उस टाइम पर कोई टीचर ना हो, भले ही तुम आजाद हो उस टाइम पर, लेकिन तुम्हें डर रहता है कहीं कोई टीचर ना आ जाए। समझ रहे हो, तुम्हारे पास फुली फ्रीडम नहीं रहती है। ऐसा उस टाइम का जर्मनी भी था। अब सोचो अगर इसी के बीच में कोई बलि का बकरा बन के खड़ा हो और बोले कि मैं टीचर से जाके गेम्स मांग कर लाऊंगा और सबको आज़ादी दिलवाऊंगा और सबको खुले में एक साथ खेलने का मौका दिलवाऊंगा, तो कितना सही रहेगा ना, सब लोग उसको सपोर्ट करने लग जाएंगे। ऐसा ही सेम उस टाइम का जर्मनी भी था। वहां पर लोग अलग अलग टुकड़े में बटे हुए थे, अलग अलग रीजन्स में बटे हुए थे। 1848 में लिबरल्स लोगों ने ये ट्राई किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन लाकर इन सबको साथ में ले आया जाए, लेकिन वो लोग फेल हो गए। तो फेल होने के बाद वो लोग बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स जिन्हें जंकर्स कहा जाता था उनके पास गए हेल्प मांगने के लिए, लेकिन वो लोग फेल हो गए। खैर फेल होने के बाद प्रशिया के जो राजा थे केसर विलियम वन, उन्होंने सोचा कि यार अपने को तो यार पूरे कंट्री पर राज करना है, बस प्रशिया पर नहीं। तो उन्होंने अपने सबसे काबिल मंत्री जो प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम था ऑटोवन बिस्मार्क, गजब नाम है ना, उन्हें काम पर लगाया जर्मन यूनिफिकेशन पर। ऑटोवन बिस्मार्क को आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन भी कहा जाता है, इसको दिमाग में रख लो। तो ऑटोवन बिस्मार्क ने क्या किया, 7 साल लगाए और 3 लड़ाइयां लड़ी फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क से, और जर्मन यूनिफिकेशन करवा दिया। अब तुम लोग बोलोगे कि जर्मन यूनिफिकेशन के लिए ऑटोमन भैया आसपास की कंट्री से क्यों लड़ने लग गए। तो यार उस टाइम पर क्योंकि जर्मनी यूनाइटेड नहीं था ना, इसी वजह से जो बड़े बड़े एम्पायर्स थे आसपास के जैसे फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क, इन्होंने जर्मन के हिस्सों पर कब्जा कर रखा था। तो यूनाइट करने के लिए, एक साथ लाने के लिए सबसे पहले उन्होंने 7 साल में ये 3 लड़ाइयां लड़कर जर्मनी के उन पोर्शंस पर फिर से कब्जा किया, और केसर विलियम वन को यूनाइटेड जर्मनी का फर्स्ट एम्परर घोषित कर दिया गया। दाने दाने में है केसर का दम। बोलो जुबान केसरी। समझे? और यहीं से खत्म होता है तुम्हारा जर्मन यूनिफिकेशन। इतने जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं बस वही लिख दो। 3 नंबर का क्वेश्चन आए, 5 नंबर का क्वेश्चन आए, पूरे नंबर मिल जाने हैं। ठीक है? विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने आसानी से इतना सब समझ में आ गया? कोई बात नहीं, इस चैनल पर ऐसे ही होता है। सब्सक्राइब अगर अभी नहीं करोगे तो कब करोगे भैया? अभी जस्ट सब्सक्राइब करो। शॉर्ट्स भी बहुत गजब गजब के आते हैं इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लो और एंजॉय में पढ़ो यार। ये सीरियस होके 4-4 घंटे की लाइव क्लासेस लगाने की क्या जरूरत है? अभी तो जवानी के दिन है, जाओ मौज करो, वीडियो देखो, यूट्यूब देखो, घूमो फिरो दोस्तों के साथ। पढ़ाई में ही कितना लगे रहोगे? खैर अगर पढ़ाई करने का मन है तो मैं नहीं कह रहा हूँ, पढ़ना है तो पढ़ लो। मैं तो यार तुम्हारा 10-10, 20-20 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। बाकी बचे हुए टाइम में जो तुम्हें करना है वो कर लो, मुझे क्या। तो यार जर्मन यूनिफिकेशन तो हो गया। अब यार चलो देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। बहुत ही प्यारा यूनिफिकेशन हुआ था यहाँ पर, ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो यार इटली पहले फटे मोजे टाइप का था, ऊपर से नीचे से अलग अलग डायनेस्टी ने कब्जा करके रखा था। मेजर 4 डायनेस्टी थी। ऊपर हैब्सबर्ग एम्पायर था, नॉर्दर्न हिस्सा,
बीच में पोप्स भरे पड़े थे और सदर्न हिस्सा किंगडम ऑफ टू सिसिलिस या फिर स्पेन के एम्पायर के अंदर में था। और साइड में जो छोटा सा टापू देख रहे हो ना, वो था सार्डिनिया पिडमोंट। अब देखो यार, जो ओरिजिनल इटालियन डायनेस्टी थी ना, वो सार्डिनिया पिडमोंट के राजा की थी, विक्टर इमैनुअल टू। शुरुआत में गिउसेप्पी मैज़िनी, जिसका भी हम लोगों ने नाम सुना था, उन्होंने यंग इटली नाम के अपने सीक्रेट सोसाइटी से इटली के यूनिफिकेशन का काम संभाला, लेकिन वो फेल हो गए। तो फिर इसके बाद विक्टर इमैनुअल टू, जो कि ट्रू राजा थे इटली के, उन्होंने कहा यार मैं बहुत दिन से बस इस छोटे से टापू में हूं, अब मुझे चाहिए पूरा इटली का कंट्रोल। और उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर काउंट कैवोर को ये जिम्मा सौंपा। अब यार काउंट कैवोर बहुत पहुंची हुई चीज थे, उनके कॉन्टैक्ट्स थे, तो उन्होंने फ्रांस के साथ मिलकर नॉर्दर्न हिस्सा जहां पर हैब्सबर्ग एम्पायर था, वहां पर एकदम गए और पूरा कंट्रोल वापस ले आए, एकदम मुन्ना भैया की तरह। मतलब कि अपना जो ऊपर साइड वाला मोजा है वो तो सिला जा चुका है, वो अब हो गया है इटली के अंडर में। सदर्न हिस्से में गिउसेप्पी गैरिबाल्डी, मेरा मतलब गिउसेप्पी गैरिबाल्डी थे, जिन्होंने लोकल पीजेंट्स के साथ मिलकर भैया इधर से तिगड़म बैठाया और स्पेनिश रूलर से सदर्न हिस्से को आजाद करवा दिया। तो अब क्या हुआ, अपने सीन में ऊपर नदर्न हिस्सा तो आजाद हो गया था, नीचे सदर्न हिस्सा भी आजाद हो गया, बचा बीच वाला पोप का हिस्सा। तो यार बेचारे पोप लड़ाई झगड़े में एकदम विश्वास ना रखने वाले, उन्होंने कहा कि बेइज्जती करके तो ये लोग छीन ही लेंगे, उससे अच्छा इज्जत से अपना जो टेरिटरी है वो उनको दे दो। सो फाइनली जो पूरा इटली था वो आ गया विक्टर इमैनुअल टू के अंदर में, और इसी के साथ में यूनाइटेड इटली के फर्स्ट किंग बने विक्टर इमैनुअल टू। समझ में आया? बहुत सही। तो ये तो हो गया अपना यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब चलो यार फाइनली देख लेते हैं स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, रेडी हो इसके लिए या फिर नहीं? कुछ बोलो भी भाई, रेडी हो ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन है ना, वो काफी स्ट्रेंज है, क्योंकि उसमें ऐसा कोई मार धाड़ करके नहीं हुआ। धीरे धीरे करके जो ब्रिटेन है वो एक साथ आ गया, एक साथ किसी रेवोल्यूशन से वो यूनिफाई नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे हुआ। ब्रिटेन में ना यार पहले 4 मेजर रीजन थे, स्कॉटलैंड एकदम ऊपर वाला हिस्सा, इंग्लैंड, वेल्स और आयरलैंड। यहाँ पर अलग अलग टाइप के लोग रहते थे, जैसे स्कॉटिश लोग, वेलिश लोग, इंग्लिश लोग और आयरिश लोग। अब यार इंग्लैंड में ना राजा रानी का शासन था, लेकिन 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने जितनी भी पावर्स थी, पॉलिटिकल पावर्स थी, वो अपने अंदर कर ली। मोनार्की को बस नॉर्मली पपेट की तरह रखा गया, सारी पावर्स इंग्लिश पार्लियामेंट के अंदर आ गई। अब यार इंग्लैंड ने सोचा कि क्यों ना यूनिफाई किया जाए, अपना जो कानून है, अपना जो दबदबा है, वो पूरे ब्रिटेन के ऊपर, आसपास के जितने भी आइलैंड्स हैं उन सब के ऊपर लगाया जाए। इसी वजह से उन्होंने स्कॉटलैंड पर कब्जा करने का सोचा। इसी वजह से 1707 में बहुत मेहनत करके एक एक्ट ऑफ यूनियन बनाया गया स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में, और इसी के साथ में स्कॉटलैंड भी इंग्लैंड का हिस्सा हो गया। अब यार बचा वेल्स। देखो यार, वेल्स पहले से ही इंग्लैंड के फेवर में था, तो वो भी आसानी से एक हो गया। अब बचता है आयरलैंड। यार आयरलैंड में कोई तिगड़म काम नहीं कर रहा था इंग्लिश लोगों का, इसी वजह से वहां पर उन्होंने रिलीजन का इस्तेमाल किया। आयरलैंड में जो क्रिश्चियनिटी थी वो 2 टाइप की थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट लोगों का दबदबा था, तो उन्होंने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट लोगों का सपोर्ट किया और कहा कि हमारे साथ आ जाओ। खैर, मेहनत मशक्कत करने के बाद, ये तिगड़म बैठाने के बाद, डिवाइड एंड रूल करने के बाद, आखिर में 1801 में आयरलैंड भी ब्रिटिश के अंदर आ गया, और ये सब पूरा मिलकर बना ब्रिटिश आइल्स, जिसे तुम लोग द ग्रेट ग्रैंड ब्रिटेन के नाम से जानते हो। इसका एक प्रॉपर ब्रिटिश फ्लैग बना, जो चारों रीजन के लिए सेम था। कॉमन नेशनल एंथम बनाया गया और इंग्लिश लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज रखा गया। तो यही था यार पूरा स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। इसमें कुछ मारधाड़ नहीं हुआ, धीरे धीरे करके सारे आसपास के रीजन्स ब्रिटेन के अंदर आने लग गए और एंड में द ब्रिटिश आइल्स फॉर्म हुआ। ठीक है, तो चलो भैया, इसी के साथ तुम्हारा तीनों यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया। चैन की सांस ले लो, क्योंकि तुम्हारा मेजर पोर्शन आसानी से चुटकियों में चुटपुटिया तरीके से हो गया कंप्लीट। हाँ बोल रहे हैं, जादू और का जादू। बोलो भैया, जादू जादू। अब यार तुम्हारा सिर्फ एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, विजुअलाइजिंग द नेशन। देखो यार, जो हम लोग नेशनलिज्म वाली बात कर रहे हैं ना, वो सब कैसे आई, वो फीलिंग लोगों के अंदर कैसे आई? क्योंकि जो आर्टिस्ट लोग थे, जो पेंटर्स थे, उन्होंने अलग अलग पेंटिंग्स बनाई
नेशनलिज्म की भावना को प्रमोट किया। जैसे इंडिया में हम लोग देश को भारत माता कहते हैं, जिससे कि हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड फील कर पाए, जैसे भारत माता सभी की माता है। ऐसे ही 18-19 सेंचुरी में जो यूरोपियन आर्टिस्ट थे ना, उन्होंने कई सारे फीमेल फिगर्स बनाए जिन्हें एलिगरीज कहा जाता था, जिससे कि वो कंट्री के लोगों को एक साथ एकजुट बांध सके। फ्रेंच में मारियान मैडम बनाई गई जो फ्रांस को रिप्रेजेंट करती थी, और जर्मनी में जर्मेनिया आंटी बनाई गई जो जर्मनी को रिप्रेजेंट करती थी। अब जर्मेनिया आंटी के कुछ फीचर समझ लो कि उन्होंने तलवार पकड़ रखा है, मतलब कि वो लड़ सकती हैं। उन्होंने फ्रांस का झंडा पकड़ रखा है, इसका मतलब कि वो एक यूनाइटेड नेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। उनके तलवार में घास लगी हुई है, इसका मतलब कि वो पीस भी चाहती हैं, ये नहीं कि लड़ने आ जाएंगी कोच देंगी तुम्हें। इसका मतलब कि वो खुद से नहीं लड़ेंगी, वो पीस चाहती हैं, लेकिन अगर कोई लड़ेगा तो छोड़ेंगी नहीं। उनके पास एक लीव्स का क्राउन है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो लोग आज़ाद हैं एंड पीस चाहते हैं, नेचर को प्यार करते हैं। सो यही सारे कुछ फीचर्स हैं जर्मेनिया आंटी के, पॉज करके पढ़ लो। अब यार ये चैप्टर ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पता है। तुम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो, लेकिन अगर इसको तुम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो ना तो बहुत प्यारा चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसी से तुम्हें पता चलेगा कि आखिर वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध, समझ रहे हो, पहला विश्व युद्ध कैसे हुआ। देखो जितना भी राम कहानी हम लोगों ने अब तक पढ़ रखा है ना कि हाँ ये हुआ, फलाना ढिमकाना किया गया, पेंटिंग बनाई गई, पोइट्री लिखी गई, जिससे कि नेशनलिज्म वाली फीलिंग बढ़े लोगों के अंदर। एंड ऑफ 19th सेंचुरी तक आते आते लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा नेशनलिज्म की भावना बढ़ गई कि नेशनलिज्म धीरे धीरे इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट होने लग गया। नेशनलिज्म क्या होता है? देशभक्ति की भावना। लेकिन इंपीरियलिज्म होता है साम्राज्यवाद, मतलब कि मेरा देश तो मेरा देश है ही, लेकिन आसपास के रीजन पर भी मैं कब्जा करूंगा। अब नेशनलिज्म की भावना इतनी बढ़ गई थी कि वो इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हो गई। लोग चाहते थे कि आसपास के जितने भी रीजन है उस पर कब्जा कर लें। तो यहां पर एक बहुत ही प्यारा रीजन है तुम्हारा बाल्कन रीजन, ठीक है। छोटी सी ये स्टोरी है, बस सुन लो, एग्जाम में कभी कभी ये आ जाता है। तो जो बाल्कन रीजन था ना, वो काफी ग्रीन रिच रीजन था। वहां पर हरियाली काफी ज्यादा थी। हरियाली इन द सेंस कि जो वहां पे मिनरल्स थे, माइंस वगैरह थी, वो सब काफी ज्यादा थी। जिस कंट्री के पास बाल्कन रीजन में कंट्रोल रहता वो कंट्री अमीर हो जाती, क्योंकि वहां पे मिनरल्स वगैरह, माइंस वगैरह ज्यादा थी। अब पहले तो बाल्कन्स में ऑटोमन एम्पायर राज कर रहा था, लेकिन बाल्कन रीजन अपने आप में ही छोटे मोटे कंट्रीज में डिवाइडेड था, छोटे छोटे एरियाज में डिवाइडेड था। बुल्गारिया, सर्बिया, हर्जगोविनिया, सोल्वेनिया, क्रोएशिया, ये छोटे छोटे मतलब नाम है बाल्कन रीजन के, जो रीजन्स थे उनके नाम है ये। अब ऑटोमन एम्पायर पहले मैक्सिमम जगह पे रूल करता था, लेकिन धीरे धीरे करके ये जो छोटे छोटे रीजन्स थे ना, उन्होंने कहा कि अब हम भी, नेशनलिज्म की भावना आ गई थी, तो उन्होंने कहा कि अब हम लोग भी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बनेंगे। ये बनने के चक्कर में उन्होंने छोटे मोटे रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही विदेशी बड़ी बड़ी ताकतों को पता चला कि बाल्कन्स में थोड़ा टेंशन का माहौल हो रहा है, जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगेरी वाले जो एम्पायर्स थे, उन्हें जैसे ही पता चला कि बाल्कन्स धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा है, तो उन्होंने भी उस पर हमला करने की सोची, प्लान बनाया कि यार ये बाल्कन रीजन किसी तरीके से जीत जाओ, तब तो पैसा ही पैसा होगा। और कुल मिलाकर इन्हीं सब चीज़ों के वजह से बाल्कन रीजन में काफ़ी टेंशन, इंटेंस कन्फ्लिक्ट वाला माहौल पैदा हो गया और छोटी मोटी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। और एंड में इसी की वजह से होता है वर्ल्ड वॉर 1, द ग्रेट वॉर। खैर द ग्रेट वॉर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बस इतना तक तुम्हारी कहानी खत्म हो जाती है। तो समझे हम लोगों ने कैसे स्टार्ट किया, जब शुरू में नेशनलिज्म की भावना थी ही नहीं, और फिर हम लोगों ने ख़त्म कहाँ पर किया कि नेशनलिज्म की भावना इतनी बढ़ गई कि वर्ल्ड वॉर हो गया। तो इस पूरी सी प्यारी कहानी को तुम लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एग्जाम में तुम्हारे सारे नंबर के क्वेश्चन बन जाने हैं, क्योंकि तुमने इस वीडियो को ध्यान से देखा है। तो चैनल को करो सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ऐसे ही कई सारे वीडियोस आ रहे हैं, साइंस के, सोशल साइंस के शॉर्ट्स आ रहे हैं, और वर्ल्ड वॉर पर भी मैं वीडियो बना दूंगा अगर तुम्हें इंटरेस्ट होगा तो चलो बस सब्सक्राइब कर लो और आओ साथ में यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलो बाय। और चाय पानी और 2 मिनट की मैगी वगैरह बना के खा लो, और एग्जाम टाइम में मिलते हैं। आज धरती से गगन का फूलों से पावन